नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो यूपीपीसीएल TG2 के लिए है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन 220 kV लाइन नंबर ऑफ इंसुलेटर इज़। यानी दोस्तों, जो 220 kV की लाइन होती है उसमें हम कितने इंसुलेटर लगाएंगे। यानी दोस्तों, अगर हमें इंसुलेटर पता चल जाए कि कितने लाइन के लिए कितने, जैसे 400 kV के लिए कितने इंसुलेटर यूज करते हैं, 220 kV के लिए कितने इंसुलेटर यूज करते हैं, तो हम लाइन को देख के भी बता सकते हैं कि ये कितने kV की लाइन जा रही है। दोस्तों, ये अगर बात करें 220 kV की तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि 220 kV जो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें इंसुलेटर कितने यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है 37 से 38, 22 से 23, 15 से 16 या 40 से 42। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 15 से 16 इंसुलेटर। ये तो बात दोस्तों हो गई सही कि हम याद कर सकते हैं कि 15 से 16 इंसुलेटर होते लगते हैं 220 kV के लिए। लेकिन क्या होता है, जो याद की गई चीज़ें होती हैं, रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। दोस्तों, हम देखेंगे इसको फार्मूले वाइज कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें फार्मूला क्या होता है इसको ज्ञात करने का, तो नंबर ऑफ इंसुलेटर इज़। दोस्तों, अगर आपको नंबर ऑफ़ इंसुलेटर निकालना है तो लाइन वोल्टेज अपान 11 इंटू √3 कर देंगे, इंटू √3। तो दोस्तों, आपको जो वैल्यू है प्राप्त हो जाएगी। अगर बात करें, आपके पास क्या है 220 kV में रहेगा दोस्तों ये, बटे 11 इंटू √3। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आपको जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 15 आएगी। और दोस्तों, अगर हम 15 से 16 एक इंसुलेटर बढ़ा के रखते हैं क्योंकि सेफ्टी के लिए। सही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, निम्न में से सैग किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, सैग की बात करें, सबसे पहले समझनी करते हैं ये सैग होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में वायर कंडक्टर है तो दोस्तों वो पोलों पे जाता है। सिरोपरी लाइन की अगर बात करें तो दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड लाइन, दोस्तों ओवरहेड लाइन हम पोल की सहायता से ले जाते हैं, सपोर्ट, जिसको सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास दो सपोर्ट हैं यानी पोल हैं। और दोस्तों, यहाँ से अगर कोई कंडक्टर है, ये जितने ज़्यादा दूर होंगे, आपको पता है जितने ज़्यादा ये इनके बीच की स्पान यानी दूरी, दोस्तों स्पान बोलते हैं इसको। आप जितना ज़्यादा इसको स्पान रखोगे उतना ही ज़्यादा इसमें झोल आएगा, यानी दोस्तों इतना ही ये झुक जाएगा। तो दोस्तों, यही जो अपने ये टेंशन सीधे होना चाहिए, लेकिन ये इसका जो झुकाव है दोस्तों, इसी को सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैग। और दोस्तों, ये सैग है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सैग का फार्मूला होता है S बराबर WL²/8T। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे W क्या है दोस्तों, वेट ऑफ कंडक्टर। L क्या है, लेंथ ऑफ स्पान, जो दोस्तों दो पोलों के बीच का लेंथ है, उसके बीच की दूरी। नेक्स्ट है टेंशन, दोस्तों इस वायर में तनाव कितना है। दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, ऑल दी एबव। यानी दोस्तों, अगर बात करें कि जो आपका सैग है वो जो आपके तीनों ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है। वेट ऑफ कंडक्टर, यानी दोस्तों कंडक्टर कितना वजन है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन होगा कंडक्टर उतना ही ज़्यादा वो झूल जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, उसमें झोल आएगा, उतना ही ज़्यादा सैग होगा। स्पान की बात करें तो दोस्तों, अगर स्पान लेंथ जितना ज़्यादा रखोगे तो भी, अगर ज़्यादा लंबा दूर आप वायर रखते हो दोस्तों तो भी उसमें सैग बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, टेंशन, सही दोस्तों, तो ये अगर टेंशन कम है वायर में तो भी सैग बन जाएगा। तो ये सभी जो आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टेंशन बढ़ाओगे तो दोस्तों सैग कम होगा। और दोस्तों, टेंशन कम रहेगा यानी वायर में टेंशन का मतलब है खिंचाव, और दोस्तों अगर टेंशन कम है तो सैग ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, करंट डेंसिटी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ AC। दोस्तों, अगर बात करें AC के केस में, यानी दोस्तों जो अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसको हम ज़्यादा इकोनॉमिकल मानते हैं। दोस्तों, अगर कोई AC करंट है, AC जो अल्टरनेटिंग करंट है, तो दोस्तों उसमें करंट डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। दोस्तों, आपके पास ऑप्शन एट द सरफेस, ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन एट द सरफेस, एट द सेंटर, विल बी सेम, नन ऑफ दी अबव। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी एट द सरफेस।
यानी दोस्तों जो एसी में जो अगर आपने किसी कंडक्टर में अगर बात करें दोस्तों, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें आपने अगर एसी सप्लाई फ्लो कराया, एसी का मतलब जो ऐसे चलती है साइनोसोडल से दोस्तों, अगर आपने एसी फ्लो कराया तो जो करंट डेंसिटी होती है दोस्तों वो आउटर सरफेस पे ज़्यादा होती है, मतलब जो बाहरी सतह है उस पर ज़्यादा होती है, सेंटर पे बहुत ही कम होती है। सेम की तो बात ही नहीं, अगर डीसी देंगे तो ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगी, लेकिन एसी की बात है। ये तो बात समझ में आया कि सेंटर पे ज़्यादा हो, सरफेस पे ज़्यादा होगा, बट दोस्तों कैसे? देखिए आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था कि करंट का अपने आउटर सरफेस से फ्लो होना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों लेकिन ये कैसे होता है समझिए। देखिए अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वो कई सारे लेयर से बना होगा, उसमें कई सारे लेयर होंगे कंडक्टर में, पतले पतले लेयर दोस्तों से मिलके एक कंडक्टर बना है। तो अगर इनर वाली लेयर की बात करें दोस्तों, अगर कोई करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें फ्लक्स पक्का उत्पन्न होगा। दोस्तों अगर बात करें इनर वाला जो लेयर है इसकी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर बात करें फ्लक्स डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन आउटर वाला जो है उसकी फ्लक्स डेंसिटी कम होगी। ये कैसे होगी? देखिए अगर इसको देखें, ये ज़्यादा लेयर से घिरा हुआ है, इसका फ्लक्स तो दोस्तों इसमें यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम दिख रही है, लेकिन आउटर वाला जो सरफेस है यहाँ पे फ्लक्स लाइन कम होंगी, यानी दोस्तों फ्लक्स की जो लाइनें हैं कम हैं, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी वो कम होगी। तो दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा है, L बराबर होता है N∅/I। तो दोस्तों यहाँ से देखिए अगर फ्लक्स ज़्यादा है यानी दोस्तों L भी ज़्यादा होगा, और L ज़्यादा होगा तो XL बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है 2πfL। देखिए अगर आपने L ज़्यादा है तो दोस्तों XL ज़्यादा होगा, और आपको एक बात पता है कि जो I बराबर होता है V/XL। देखिए अगर जहाँ पे XL ज़्यादा हुआ वहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी। तो देखिए आउटर सरफेस पे अगर बात कर रहे हैं L कम है, L कम होने से दोस्तों X कम है, यानी कह सकते हैं दोस्तों जो आउटर सरफेस है यानी जो आउटर लेयर है उसमें फ्लक्स का मान कम है, फ्लक्स कम है तो दोस्तों इंडक्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा अगर बात करें दोस्तों XL कम होगा, और XL कम होगा तो दोस्तों आपकी करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज़ यूज टू स्टे वायर। दोस्तों स्टे वायर में कौन सा इंसुलेटर, जैसे दोस्तों आपके पास ये पोल होता है, अगर बात कर ले आपके पास पोल है जिसको हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों, इस पोल के सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा होता है दोस्तों, स्टे वायर लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? स्टे वायर। आपने कुछ ऐसा देखा होगा स्टे वायर, दोस्तों यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा होता है इस पोल से। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये इंसुलेटर होता है, और पूछ रहा है कि स्टे वायर में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करेंगे, एग इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन इंसुलेटर। जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा एग इंसुलेटर। कई बार आपने पहली बार सुना होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो इंसुलेटर होता है दोस्तों यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम एग इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीधी एचटी लाइन के खंभों पर प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर है। दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है कौन सा इंसुलेटर। दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिन इंसुलेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पी इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर की बात करें दोस्तों तो ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे लाइन टर्न ले रही हो। दोस्तों यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसे आई और ऐसे टर्न कर रही है तो यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं, लेकिन अगर सीधी लाइन है, एचटी लाइन है, तो वहाँ पर हम पिन इंसुलेटर यूज करते हैं। और स्टे इंसुलेटर जैसा कि अभी हमने बताया, जो स्टे वायर होता है, स्टे वायर में हम स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्यूबुलर पोल किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। दोस्तों जो ट्यूबुलर पोल होते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गैल्वेनाइज्ड स्टील। सही दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। कई बार दोस्तों आपको नए क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपके जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर दें। सही दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 11 kV बाई 400 वोल्ट लाइन के लिए प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा। दोस्तों 11 बाई 400 वोल्ट, दोस्तों 11 kV की लाइन, जैसा कि आपके ग्रामीण में जो गांव में जो दोस्तों सप्लाई आती है वो आती है 11 kV की लाइन। दोस्तों ये जो 11 kV की लाइन होती है, इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है दोस्तों? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन कैसे होता है, और सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि ऐसे डायरेक्ट वैल्यू देके पूछ सकता है। दोस्तों आप एक बात याद रखिए, जहाँ पे बिजली जनरेशन होगा,
जहाँ पे जनरेशन ट्रांसफार्मर, जिसको जीटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, अगर हम जीटी ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो दोस्तों वहाँ पे भी यूज करते हैं हम डेल्टा टू स्टार। क्या यूज़ करेंगे हम? डेल्टा टू स्टार से फ्रेंड्स जहाँ पे जनरेशन करते हैं वहाँ पे भी डेल्टा टू स्टार यूज करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जहाँ पे हमारे गांव में लाइन आती है 11 kV सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी दोस्तों हम करते हैं डेल्टा टू स्टार, क्योंकि 3 वायर आते हैं और 4 वायर बाहर निकलते हैं। 4 वायर का मतलब दोस्तों एक न्यूट्रल पॉइंट भी हमें मिल जाता है। सही दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेल्टा टू स्टार, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, डेल्टा टू स्टार। से दोस्तों आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्राइमरी वितरण वोल्टेज है, यानी दोस्तों जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 11 kV। सही दोस्तों, अगर 66 kV की बात करें तो दोस्तों 66 kV होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, और 220 kV की अगर बात करें तो दोस्तों 220 kV होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सही दोस्तों, अगर बात करें 400 वोल्ट क्या है, तो दोस्तों 400 वोल्ट होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। सही दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम कौन सा रिले यूज करते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, महो रिले। दोस्तों जो महो रिले होता है इसे दोस्तों हम यूज करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। सही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू IE रूल परसेंटेज वेरिएशन फ्रिक्वेंसी इन पावर सिस्टम इस। दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होता है वो कितने % का होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, +-3%। दोस्तों +-3% का वेरिएशन हो सकता है, मतलब +-3% ज़्यादा या +3% कम हो सकता है। सही दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, द रेंज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ओवरहेड लाइन। दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस की बात करें तो दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस हमने बताया था कि अगर सर्ज इम्पीडेंस की बात करेंगे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जेड बराबर फार्मूला होता है L/C √ में। दोस्तों अगर सर्ज इम्पीडेंस देखा जाए लाइन का तो दोस्तों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ओवरहेड लाइन का। दोस्तों ओवरहेड लाइन के कंडीशन में हम सर्ज इम्पीडेंस 200 ओम से 500 ओम रखते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपसे अंडरग्राउंड सिस्टम में बोलता है तो आपको लगाना है 20 से 50। दोस्तों कहीं कहीं आपको वैल्यू 200 से 400 ओम तक देता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर ऑप्शन के अनुसार आपको लगाने हैं। कई बुकों में आपको 200 से 500 मिलता है और कई जगह आपको 200 से 400 ओम मिलता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 दोस्तों, कोरोना इफेक्ट्स अकर्स इन। दोस्तों जो कोरोना इफेक्ट होता है कि घटना किस में देखने के लिए मिलती है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ओनली AC, ओनली DC, AC और DC दोनों में, नन ऑफ दी अबव। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, AC एंड DC दोनों में। यानी दोस्तों जो कोरोना इफेक्ट है AC में भी देखने के लिए मिलेगा और DC में भी देखने के लिए मिलता है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना इफेक्ट होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइन, बड़ी लाइनें जाती हैं वहाँ पे आपको एक हिसिंग की आवाज़ आती है और वायलेट कलर का ग्लो होता है। और दोस्तों बात करते हैं वहाँ पे कोरोना इफेक्ट होने से ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। दोस्तों ये क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ के एयर आयोनाइज हो जाती है और ये एयर आयोनाइज होकर दोस्तों ये स्पार्किंग होने लगता है, जिससे हमें एक वायलेट कलर का ग्लो दोस्तों हमें दिखने के लिए मिलता है। और दोस्तों बात करें इसमें हिसिंग की आवाज़ आती है। दोस्तों इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। क्या होता है दोस्तों? ये कोरोना इफेक्ट। अच्छा बात करें कोरोना इफेक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब किससे बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आपने जो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन की फ्रिक्वेंसी है, दोस्तों अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी आपका कोरोना इफेक्ट बढ़ सकता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि DC में भी होता है, AC में भी होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो कोरोना इफेक्ट होता है वो ज़्यादा किस में होता है। दोस्तों जो DC में कोरोना लॉस होता है वो AC की अपेक्षा कम होता है। क्या बोला मैंने दोस्तों? जो AC की अपेक्षा DC में कोरोना लॉस कम होता है। सही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों निम्न में से कौन से ऐसे जो पैरामीटर्स हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में कांस्टेंट होते हैं? आपके पास ऑप्शन है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑल दी अबव। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। यानी दोस्तों
एल सी, ये तीनों पैरामीटर दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में कांस्टेंट माने जाते हैं। सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस सेक्शनल, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड बाई। दोस्तों क्रॉस आर्म क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में? दोस्तों आपने देखा अगर पोल होता है तो दोस्तों पोल अगर हमने कोई बनाया तो इस पोल के ऊपर ऐसे कोई क्रॉस आर्म लगा होता है और इसके बाद यहाँ पे इंसुलेटर वगैरह जो भी लगे रहते हैं। सही दोस्तों। तो अगर बात करें इस क्रॉस आर्म किस मटेरियल का बना होता है तो दोस्तों ये बनाया जाता है स्टील का। किसका बनाया जाता है दोस्तों? स्टील का। कई बार आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। सही दोस्तों। अगर आपको किसी स्पेशली टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का सेशन है। अगर हम किसी स्पेशली एक टॉपिक पे बात करेंगे तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। सही दोस्तों। अगर आपको कोरोना इफेक्ट पढ़ना है, स्किन इफेक्ट पढ़ना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशली एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट 4 वायर सिस्टम इज़ कॉमनली यूज। दोस्तों 3 वायर 3 फेस हों, अब 4 वायर सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं हम, और ये ऐसा सिस्टम आपको मिले कहाँ? स्टार कनेक्शन में। देखिए क्या होता है, जो आपके ग्रामीण ट्रांसफार्मर सेकेंडरी जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो ग्रामीण ट्रांसफार्मर होता है, अगर दोस्तों इस ग्रामीण ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइमरी साइड है ये दोस्तों होता है डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे 3 वायर आते हैं और दोस्तों आफ्टर हम बात कर लें कि जो निकलते हैं वो 4 वायर निकलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है दोस्तों? स्टार कनेक्शन। क्या होता है? सॉरी, स्टार कनेक्शन। यानी जो 4 वायर एक न्यूट्रल होता है और दोस्तों ये 3 आर वाई बी, यानी 3 फेस रहेंगे एक न्यूट्रल, और ये कब मिलता है दोस्तों? हमको स्टार कनेक्शन मिलता है। तो जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील कोर इज़ प्रोवाइडेड टू। दोस्तों जो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है उसमें स्टील को क्यों प्रोवाइड कराते हैं? आपके पास ऑप्शन है कंपनसेट द स्किन इफेक्ट, और दोस्तों न्यूट्रलाइज द प्रॉक्सिमेटिव इफेक्ट, रिड्यूस द लाइन इंडक्टेंस, इंक्रीज द टेंसाइल ऑफ स्ट्रेंथ। दोस्तों कंडक्टर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव की जो मजबूती दोस्तों है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? स्टील का। सही दोस्तों। आपके पास जो आपने पढ़ा होगा ACSR, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज़ करते हैं ACSR कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे स्टील किस पर्पज़ के लिए होता है? स्टील उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए। सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर एलिमेंट्स कैन रिड्यूस फेरेंटी इफेक्ट। सही दोस्तों। अब बात करते हैं फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? जब नो लोड की बात करें, जब आपके ट्रांसमिशन लाइन में कोई लोड नहीं डाला गया है, उस कंडीशन में, यानी नो लोड, हमेशा नो लोड की बात कर लें या फिर लाइटली कम लोड की बात कर लें, नो लोड हो या फिर लाइटली लोड हो, उस कंडीशन दोस्तों जो आपका सेंडिंग इंड होता है, अगर बात करें सेंडिंग इंड का जो वोल्टेज होता है दोस्तों, वो रिसीविंग इंड का, सेंडिंग इंड से जो वोल्टेज होता है दोस्तों रिसीविंग इंड का ज़्यादा हो जाता है। यानी नो लोड की कंडीशन में सेंडिंग इंड का वोल्टेज रिसीविंग इंड से दोस्तों कम हो जाना, यानी दोस्तों जो रिसीविंग इंड का वोल्टेज है वो सेंडिंग इंड से ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर मैंने जितना, अगर 11 kV यहाँ सेंडिंग इंड पे भेजा दोस्तों, अगर हमने 11 kV अगर हमने सप्लाई यहाँ सेंडिंग इंड पे भेजा तो 11.5 हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता दोस्तों, लेकिन वेरिएशन होता है दोस्तों। ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरेंटी इफेक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, जब फेरेंटी इफेक्ट होता है तो वहाँ पे उसको रिड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है रिले, सर्किट ब्रेकर, रजिस्टर्स, या दोस्तों करंट लिमिटिंग रिएक्टर। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रिएक्टर। आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टर का प्रयोग करके हम फेरेंटी इफेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ केबल ऑफ 50 किलोमीटर्स लॉन्ग्स हैज़ सर्ज इम्पीडेंस इज 400 ओम, द लेंथ ऑफ केबल इज बिकम 100 किलोमीटर, देन सर्ज इम्पीडेंस द केबल विल बी बिकम। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि अगर एक 50 किलोमीटर की लाइन है लंबी, 50 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो दोस्तों उसका जो सर्ज इम्पीडेंस है यानी जेड है दोस्तों 40 ओम है। अगर बात करें जेड कितना है? 40 ओम है। कह रहा है कि अगर इसी लाइन को हमने 100 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो दोस्तों इसका जो सर्ज इम्पीडेंस होगा वो कितना बढ़ जाएगा? 40 ही रहेगा, या फिर 80 दूना हो जाएगा, या फिर 20 उसका आधा हो जाएगा। बात करें दोस्तों 100,
तो दोस्तों एक बात याद रखिए, जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो लाइन की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 40। ये अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स अकर्स इन। दोस्तों पूछ रहा है आपसे प्रॉक्सिमेटिव इफेक्ट आपको कहाँ दिखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा AC में। सही दोस्तों, अगर बात कर लें स्किन इफेक्ट हो चाहे प्रॉक्सिमेटिव इफेक्ट है, दोस्तों ये दोनों आपके किस में मिलते हैं, AC में। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कोरोना इफेक्ट का, तो दोस्तों कोरोना इफेक्ट AC और DC दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेट एबव। दोस्तों जो अंडरग्राउंड भूमिगत केबल की बात कर लें, दोस्तों कितने केबी के ऊपर हम ऑपरेट नहीं कराते हैं, कितने केबी तक मैक्सिमम अपन इंडिया की बात कर लें, दोस्तों यहाँ पे 66 केबी से दोस्तों 66 केबी तक का जो दोस्तों वोल्टेज है वो दोस्तों अंडरग्राउंड हम जो भूमिगत माध्यम है उसके द्वारा हम भेजते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम द्वारा। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आएगा दोस्तों हम ओवर हेड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कलर ऑफ न्यूट्रल ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल। दोस्तों नॉर्मली आपने पढ़ा होगा 3 कोर हैं, इसमें एक R होगा, एक Y होगा और एक B होगा। RYB आपने पढ़ा होगा, 3 कोर हैं, तो यानी दोस्तों 3 फेज हैं, तो दोस्तों RYB होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रल का कलर कैसा होगा, और आपको एक क्वेश्चन पता है कि अगर आपसे पूछता है सिंगल फेस की अगर लाइन हो, अगर हम सिंगल फेस की बात करें तो इसमें एक जो आपका फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कलर जो होता है दोस्तों ब्लैक होता है, और ये राइट आंसर होता है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड न्यूट्रल कलर जो सिंगल फेस के लिए होता है दोस्तों ये होता है ब्लैक। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 3 फेस, यहाँ पे लड़कन कंफ्यूज हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ ब्लैक लगा के चले आते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे आपसे 3 कोर पूछा है और 3 कोर में तीनों दोस्तों फेज ही रहते हैं, और यहाँ पे हम प्रियोरिटी किसको देते हैं, ब्लू को। किसको देखेंगे दोस्तों, ब्लू को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। यानी आपके पास 3 कोर वाला कोई केबल है दोस्तों, उसमें RYB तीनों फेज हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल का कार्य करेगा वो ब्लू कलर करेगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर टैप चेंजर इज प्रोवाइडेड टू। सही दोस्तों, अब बात कर रहे हैं दोस्तों टैप चेंजर। सही दोस्तों, तो जो टैप चेंजर होता है उसे हम प्रोवाइड कराते हैं, किस साइड कराएंगे, ऑन हाई वोल्टेज साइड, ऑन लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। दोस्तों यहाँ पे लड़के कई बार क्या करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ही कंफ्यूज होकर कोई प्राइमरी लगा देता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात रखनी है कि हम जो टैप चेंजर होता है हमेशा टैप चेंजर को लो करंट साइड लगाते हैं। लो करंट साइड क्या लगाते हैं, जहाँ करंट का मान कम हो। और दोस्तों आपको पता है अगर लो करंट रहेगी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा A, ऑन हाई वोल्टेज साइड दोस्तों हम क्या करते हैं, टैप चेंजर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं।